नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मानस। वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। तो यहाँ पर है, डूबकर मेहनत करोगे अपने आज पर, डूबकर मेहनत करोगे अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। दोस्तों, आज जो मेहनत कर लोगे वही आपको कल फल देगी। तो दोस्तों, लगे रहिए, अपने प्रेजेंट पर काम कीजिए, ना कि अतीत पर या फिर अपने आने वाले कल पर। केवल आज पर मेहनत कीजिए, आज पर ध्यान दीजिए। जब आज समझ जाएगा तो कल अपने आप समझ जाएगा। चलो आइए शुरू करते हैं आज की पहला प्रश्न। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी परीक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। संगठनात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। कौन कौन से? संगठन से संगठन, अनुकूलन, अनुकूलन, आत्म आत्मसात आत्मसात और नेक्स्ट है समंजन। अगर ये कोई भी शब्द आए तो समझ लेना जीन प्याजे से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। अगला है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट जवाब आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे है, मानव शरीर को दो भागों में बांटा जाता है, दायां भाग और बायां भाग। बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। जब कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखता है, दाएं हाथ से लिखने वाला है, जब वो बाएं हाथ से लिखने लगता है तो उसे भी क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट देखते हैं। दिए हुए प्राप्त अंकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा, बहुधा लिखा है यहाँ पे दोस्तों, बहुधा, बहुधा, बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, मध्यमान, मानक विचलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुलक। बहुलक, बहुलक हो जाएगा। बहुलक के बारे में बता देते हैं। बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक, मतलब आवृत्ति सबसे अधिक, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई शब्द ले लूँ, यहाँ पे जैसे ले लूँ एक आपका, जैसे यहाँ पे मिटा देता हूँ पहले। जैसे मैं यहाँ पे कोई शब्द ले लूँ, एक अंक ले लूँ, 1 2 3 5 5 4 5 6। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी 5। तो 5 इसका बहुलक हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट जवाब हो जाएगा इसका बहुलक। नेक्स्ट देख, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, पॉवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर। स्किनर, ये हैं स्किनर आपके, स्किनर। ये अक्सर गलत हो जाता है, स्पिनर लिख जाता है यहाँ पे, तो स्किनर हो जाएगा। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने किस पर किया था? चूहों पर किया था। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ आपका पॉवलव, कि पॉवलव ने किस पे किया था। तो पॉवलव ने आपके किया था कुत्तों पर, कुत्तों पर किया था। और इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा? क्लासिकल कुत्तों पर किया था। थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर, बिल्ली पर। और इनके सिद्धांत का नाम हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब कोहलर की बात की जाए तो कौन सा? सूझ का सिद्धांत, जो कि किया था इनने बंदर पर, बंदर पर। तो आइए अगला देख लेते हैं।
अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोविज्ञान मनोसामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ का जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा कब दिया गया था? 1969 से 71 के बीच में दिया गया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर या बस समझकर सीखता है। मतलब इन्होंने जो सामाजिक की बात की है, अल्बर्ट बैंडूरा, अगर रिलेटेड किए जाएं तो किससे किए जाएंगे? समाज से। समाज से ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। मानसिक मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो जो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है वो दिया किसने? विनय साइमन ने। विनय साइमन ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? मैंने कल भी डिस्कस कराया था, ये बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। वो और साल में आया था, ये और साल में आया है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, देखते रहना। यहाँ पे है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। मैंने बताया था तत्परता आपकी तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, ये तीनों हैं नियम। बाकी जो है तनाव, ये इसमें नहीं आएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तनाव का नियम। अगला देख लेते हैं। सीखने के यहाँ पे संबंध नहीं होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में, यहाँ पे बावला हो गया है, बावला नहीं है, पावलव है दोस्तों। पावलव ने प्रयोग किया। मतलब किस पे प्रयोग किया? मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ पावलव ने किस पर किया है। कुत्तों पर किया है। डी फॉर डॉग, कुत्तों पर किया है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, कुत्तों पर। अगला देख लेते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैं ये भी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। देख लो कितने रिपीट प्रश्न होते हैं, वही बार बार आते रहते हैं, तो ये देख के जाना है अच्छे से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलव और वुडवर्थ। तो मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, कोहलर। और कोहलर ने किस पे किया था? मैंने बताया था बंदर पे किया, तो वही ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। अगला प्रश्न। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया उसको कहेंगे प्रेरणा। क्योंकि आपका अगर पेपर 2 महीने आगे चला जाता है ना, तो आपकी प्रेरणा खत्म हो जाती है। आपका जो आरंभ करना या जारी रखना, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो प्रेरणा नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। किसके अनुसार है ये भी बता देता हूँ, ये है गुड के अनुसार। गुड के अनुसार अगर ये प्रश्न आ जाता तो लगा देंगे गुड के अनुसार। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है मतलब जो भूलने की प्रवृत्ति है वो कैसे खत्म की जा सकती है? तो सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो तीनों ही नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो पाठ की पुनरावृत्ति है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति यहाँ पे हो जाएगा। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या बीती बातों, सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल होता है, तब उसे क्या कहते हैं? विस्मृति। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती रहे। जैसे कि आपको अगर एक बार में क्लास समझ में ना आए तो आप दोबारा देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्रोध व भय प्रकार है, मतलब क्रोध और भय किसका प्रकार है? तो जो क्रोध और भय किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का
या फिर मूल प्रवृत्ति का, तो जो हो जाएगा संवेग। संवेग संवेग क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार के कितने दिए हैं? 14 संवेगों की व्याख्या की गई। कितने? 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। 14 संवेगों की। संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। मतलब जो नकल हम लोग करते हैं वो उसे क्या कहेंगे? तो क्या इसे सीखना कहेंगे, अनुकरण कहेंगे, कल्पना कहेंगे या फिर चिंतन कहेंगे? तो सीखना नहीं कहते हैं। दूसरे के अगर आप नकल कर रहे हो दूसरे के व्यवहार की, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा अनुकरण। अनुकरण। अगला देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न। अगला है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। नकारात्मक कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अंतरण। अगला देख लेते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं। मतलब जैसे आप कोई बात सीख गए हो, अगर उसको स्मरण कर पा रहे हो, पुनः स्मरण करने की असफलता, जैसे आप स्मरण कर ही नहीं पा रहे हो उसको बार बार, तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे है कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, विस्मृति। विस्मृति। तो विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय ना हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। विस्मृति। ध्यान रखना है, विस्मृति कहते हैं। अगला टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो यहाँ पे है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। मैंने पेन दूसरा लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा बताना है आपको। तो अगर 130 से अधिक होगा दोस्तों, 130 से बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी तो क्या आ जाएगा? प्रतिभाशाली। यहाँ पे हो जाएगा प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली। अगर 120 से 130 तक होगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रखर बुद्धि वाला। प्रखर, प्रखर बुद्धि वाला। 111 से 120 तक क्या आ जाएगा? वो यहाँ पे तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि। अब आप देख लेना कौन सा सही रहेगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 91 से कहाँ तक? 110 तक। 110 तक हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि। अब बात की जाए 81 से 90, तो 81 से 90 हो जाएगा आपका मंद बुद्धि। मंद बुद्धि। अब बात की जाए 71 से 80 तक, 71 से 80, 71 से 80 हो जाएगा अल्प बुद्धि। अब जो आ जाएगा लास्ट वाला वो 71 से कम पे चला जाएगा, वो हो जाएगा आपका जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि। तो लिखते रहना है, याद करते रहना है। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए दोस्तों। हो जाएगा सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि, जो कि ये रहा बी, सामान्य बुद्धि। अगला देख लेते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं किसकी व्याख्या करता है। प्रकृति की बुद्धि की, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हॉल हैं कहीं पर भी आ जाए आपको किशोरावस्था लगाना है। इनकी एक पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस और इन्होंने एक परिभाषा दी है किशोरावस्था के ऊपर। उसमें कहा है किशोरावस्था को कैसी अवस्था बताया? आंधी एवं तूफान की अवस्था। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। आंधी एवं तूफान की अवस्था। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लास्ट वाला हो जाएगा डी, किशोरावस्था का विकास।
मानव मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? तो यहाँ पे बताना है किसने महत्व दिया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कमेनियस, हॉल, हॉलिंगबर्थ और फिर फ्रॉइड। तो यहाँ पे अगर लैंगिक की बात कहीं पर भी आ जाए, लैंगिक की बात, तो आपको क्या लगा देना है? आपको लगा देना है फ्राइड, जो कि है डी ऑप्शन, फ्राइड। आपको लगा देना है फ्राइड। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्राइड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्राइड ने व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया: मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। अगला देख लेते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया है? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बहुत ही सरल है क्योंकि एकदम अलग दिख रहा है। कौन सा? विलियम वुंट। विलियम वुंट। अब बात की जाए इन्होंने कब इसकी आधारशिला रखी, तो वो भी देख लेते हैं। तो विलियम वुंट ने को आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक, किसका? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर आएगा तो किसको लगा देंगे? विलियम वुंट को, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। इन्होंने 1879 में, कब? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विद्या माना जाने लगा। अगला देख लेते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो यहाँ पे बताना है आपको आधारशिला किसने रखी है। वॉटसन ने, पॉवलव ने, मैक्स वर्दीमन ने या फिर स्किनर ने। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। अगला देख लेते हैं, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से या फिर स्मृति से या सृजनात्मकता से? तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता। तो जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्मृति से। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो कैसा होगा? सृजनशील होगा, सृजनशील होगा, सृजनशील होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो पहला ऑप्शन है आपका व्यवहारविदों, संरचनाविदों, मनोविश्लेषकों या गेस्टाल्टवादियों का। तो जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का। अगला, डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बैटरी का प्रयोग कहीं पर भी आ जाएगा आपका, तो क्या लगा देना है? बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। अगला प्रश्न, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, वॉटसन ने। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्किनर, स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं अधिगम, अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं,
अभिवृत्ति कहते हैं या फिर अभिक्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अधिगम। अधिगम को अगर बात की जाए साधारण भाषा में तो सीखना कहते हैं। तो सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। संज्ञान संज्ञान किस बुद्धि से सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत। तो यहाँ पे संज्ञान को देखकर आपको पियाजे नहीं लगाना, यहाँ पे हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जो बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मानसिक आयु कितनी दी है, 8 वर्ष का सुधीर है, तो उसकी वास्तविक होगी, मानसिक हो जाएगी आपकी 10/8 × 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ पे 125 लगा देना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। सांवेगिक तनाव कहलाता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुंठा। कुंठा मैकडूगल के 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर सुकुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। आपको सॉरी दोस्तों, आपको मैकडूगल के 14 संवेग देख के जाने हैं। इनमें से प्रश्न बनता रहता है। यहाँ इस प्रैक्टिस सेट में 2 मिल चुके हैं अब तक। अगला देख लेते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नैतिक विकास। अगला प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न था। यहीं पे आज की क्लास को सीमित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नया हैं तब तो सब्सक्राइब कर ही देना। थैंक यू दोस्तों।